मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है अक्टूबर 5 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। जो पहला टॉपिक रहेगा आज का वो रहने वाला है नोबेल प्राइज के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने 2 दिन से बात कर ही रहे हैं। बायो वाला हम लोगों ने कर लिया है जो मेडिसिन में मिला है। उसके अलावा फिजिक्स वाला हम लोगों ने कर लिया है और आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज के बारे में। उसके अलावा ग्लेशियल लेक बस्ट या ग्लोव भी इसको कहते हैं। ये क्या होता है, ये हम लोगों ने लास्ट ईयर भी किया था जब उत्तराखंड के अंदर चमोली डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियल लेक आउटबस्ट हुआ था। आज फिर से हम इसको बारे में बात करेंगे, थोड़ा मैकेनिज्म पढ़ेंगे क्या होता है और किस तरह से इसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आ सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है, डिसेंट टॉपिक है, यहाँ से यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ भी चुका है। उसके अलावा इम्यूनिटी टू एमपीज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और एक बड़ा ही लाइक पुराना जो है वो टॉपिक आया है। जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर करप्शन केस में एक 7 जजेस की जो है एक बेंच बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई है। इसके बारे में बात करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इम्यूनिटी जो एमपीज या एमएलए को मिलती है उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक हिस्टोरिकल जो है वो यहाँ पे केस बनता है। उसके अलावा थोड़ा बहुत मॉनसून के एनालिसिस करेंगे क्योंकि मॉनसून अभी विड्रॉ हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। एक दो टॉपिक छोटा मोटा और है, उसको थोड़ा देख लेंगे। तो पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं सीधा। और पहला टॉपिक है नोबेल प्राइज के बारे में जो कि मिला है इन 3 महान इंसानों को, मोगी बेवंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एक्imoव। ठीक है, नाम थोड़े अजीब होते हैं इनके, हमेशा याद करने, लेकिन थोड़ा ट्रिक वगैरह लगा के आप इनके नाम याद कर सकते हो। केमिस्ट्री में मिला है तीनों को, किस चीज के लिए मिला है? क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। ये आपने वर्ड याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा क्वांटम डॉट्स के बारे में। अब ये क्वांटम वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, पहली बार तो नहीं सुना अगर आप कुछ समय से न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हो या थोड़ा बहुत किताबें पढ़ते हो, क्योंकि यूपीएससी में भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है क्वांटम से अब तक। क्वांटम पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्वांटम फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत, और क्यूबिट्स की जब हम लोग बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जिस तरह से नॉर्मल कंप्यूटर के लिए हम लोग जो है बिट्स का यूज करते हैं, 0 और 1 का यूज करते हैं, उसी तरह से क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए जो यूज किया जाता है उसे क्यूबिट्स कहते हैं। ये एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वांटम का बेसिकली मतलब होता है जब आप एटॉमिक लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल पे जाके रिसर्च करते हो। एटॉमिक सब एटॉमिक तो समझ ही गए होंगे ना, एटम तो हमारा होता ही है। उस एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होता है। इसके चारों तरफ क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी किसी पार्ट से मिलके बने हुए हैं। हमारे यहाँ पे पॉजिट्रॉन्स भी होते हैं, क्वार्क्स भी होते हैं, अलग अलग न्यून्स होते हैं। राइट, तो ये लास्ट यूनिट नहीं है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी आगे मिलके बने हुए हैं। तो जब आप फिजिक्स के अंदर, जब आप एटम्स को इसके सब एटॉमिक लेवल पे जाके पढ़ाई करते हो, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह की, उसे हम लोग क्वांटम कहते हैं। यूजली जो भी मटेरियल हम अपने आसपास देखते हैं, हम तो इसका सिर्फ जो है बड़ा रूप ही देखते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है और हर किसी की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। एटम तो ठीक है, एटम तो स्टेबल होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब आप इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे जाके स्टडी करते हो, उसे हम लोग उस समय क्वांटम कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये क्वांटम डॉट्स क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर नोबेल मिला है, तो केमिस्ट्री के अंदर नोबेल मिला है तो इन्होंने क्या किया, क्वांट अगर आपने एक टर्म सुनी हो पहले, इससे पहले, उसका नाम होता है सेमीकंडक्टर। यस, आपने सुना होगा सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर यूजली हमारा जो, जब उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो, इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो कि आप उसको इलेक्ट्रॉन के लेवल पे लेके चले जाते हो सेमीकंडक्टर को। जब आप सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रॉन के लेवल पे तोड़ देते हो, उसका ब्रेकअप कर देते हो, और फिर अगर आप उसमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पास करते हो, तो अलग अलग लेवल का साइज अलग अलग तरह की लाइट को एमिट करता है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये है हमारी क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स क्या है? ये हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि बहुत कम टुकड़ों में तोड़ा गया है। अब ये कह सकते हैं इट्स लाइक अ बॉक्स, छोटी छोटी डॉट्स होती हैं जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 6 एंड ऑल दैट।
तो जैसे ही आप इसमें से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वगैरह एमिट करते हो, तो ये अलग अलग कलर शो करते हैं। बहुत छोटे लेवल पे होते हैं, बहुत नैनोमीटर या बिल्कुल नैनो पार्टिकल्स होते हैं। इसी को क्वांटम डॉट्स कहते हैं। तो क्वांटम डॉट बेसिकली एक मैन मेड, एक नैनो स्केल का क्रिस्टल होता है। वो जो मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, इसे ही हम लोग क्वांटम डॉट कहते हैं। क्वांटम डॉट इस का मतलब है नैनो पार्टिकल्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। ठीक है, इतना ही आपको याद करना है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, बेसिक सी चीजें। बेसिकली ये एक ना बॉक्स होता है, एक बकेट के जैसा होता है, बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं। क्योंकि जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वैसी ही ये प्रॉपर्टी शो करता है। तो जब इसमें से लाइट एमिट करते हो तो इसकी वेवलेंथ वगैरह चेंज होती है। ये जो बॉक्स होते हैं क्वांटम डॉट्स बेसिकली, ये अलग अलग तरह के लाइट्स को एमिट करते हैं। यही पूरा खेल है, अलग अलग कलर आपको दिखाई देते हैं। अब जैसे आपके पास एलईडी टीवी होता है, आपके पास मोबाइल भी होता है, इसके अंदर एलसीडी एलईडी स्क्रीन लगी होती है, आजकल तो ओलेड स्क्रीन भी आती है ना। आपने देखा होगा कि अलग अलग जो मोबाइल फोन्स होते हैं, किसी की ब्राइटनेस कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी में कलर बहुत अच्छे से खिल के आते हैं, किसी में कलर्स काफी डल आते हैं। तो वो कलर्स कहाँ से आ रहे हैं? तो वो जो स्क्रीन होती है जिसे हम लोग डिस्प्ले कहते हैं, वो जिस मटेरियल से बना हुआ है वो भी नैनो पार्टिकल से ही बना हुआ है। और वो नैनो पार्टिकल्स अलग अलग तरह की लाइट एमिट करते हैं, येलो ग्रीन ये वो सब करके, जिसकी वजह से हमें कोई पिक्चर के अंदर कलर्स नजर आते हैं, अपने मोबाइल फोन में एलईडी वगैरह में टीवी वगैरह में नजर आते हैं। तो ये बेसिकली वही है। ठीक है, अलग अलग कलर्स को रिलीज करना और उसको फिर बाद में हमें एक एप्लीकेशन के रूप में नजर आता है। इतना आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो क्योंकि ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में ही काम आएगा, तो इसीलिए इसका जो एप्लीकेशन है वो भी ज्यादातर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। जैसे अभी हम लोग ओलेड डिस्प्ले की बात करते हैं, अगर आप थोड़े हाई एंड फोन लेते हो, अपने एंड्रॉइड या आईफोन वगैरह हाई एंड लेते हो, तो उसमें ओलेड डिस्प्ले आता है। लेकिन फ्यूचर में हम लोग क्यूलेड डिस्प्ले भी बना सकते हैं। अभी तक तो नहीं बना है। तो क्यूलेट जो डिस्प्ले होगा ना, ये बहुत ही ज्यादा हाई डेफिनेशन होगा, पहले के कंपैरिजन में ब्राइटर होगा, और इसमें और ज्यादा कलर डिस्प्ले हो सकते हैं। अभी हम लोग ना सिर्फ एटम के लेवल पे जाते हैं, लेकिन बाद में हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन के लेवल पे जाके कलर्स को एमिट करवा सकते हैं। ये इसका बेसिकली मेजर पर्पज रहेगा। उसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज हो सकता है। क्वांटम डॉट एग्जिबिट स्पेसिफिक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। They can be used for fluorescence imaging, where quantum dots were injected in the body, which, when encounter a cancer cell, attaches to it. सारा खेल यहाँ पे कलर का है। आप उनको क्या करिए, क्वांटम डॉट्स का इंजेक्शन लगाइए। वो क्वांटम डॉट्स आपके ब्लड सेल में जहां भी जाएंगे, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, तो कहीं पे भी जा सकते हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर घुस सकते हैं, आपके इवन आपके सेल्स में भी जा सकते हैं। तो जो कैंसर सेल होंगे, ये उससे जाके अटैच हो जाएंगे। तो जब हम इन लोग इसका एक्सरे करेंगे या कोई मशीन के द्वारा उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो एक स्पेशल तरह का कलर आपको दिखाई देगा। क्योंकि आपको पता है स्पेशल तरह की एनर्जी, स्पेशल तरह का कलर यहाँ पे जो है प्रोड्यूस करती है। तो हमें कैंसर सेल का पता चल जाएगा, और इतने माइन्यूट लेवल पे पता चल जाएगा कि कैंसर की अगर शुरुआत हो रही होगी, आप तुरंत डिटेक्ट कर लोगे। और अगर आप फर्स्ट स्टेज में या उससे पहले कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हो, तो उसका इलाज भी संभव हो जाता है। यहाँ पे ये जबरदस्त चीज होने वाली है। उसके अलावा सोलर सेल्स with optoelectronic property, q dots are used in the solar cells with the higher efficiency। ठीक है, तो फ्यूचर में क्या होगा, इवन अभी भी हो रहा है थोड़ा बहुत, फ्यूचर में क्या होगा, बहुत छोटे छोटे सोलर पैनल्स होंगे, वो भी काफी ज्यादा एनर्जी आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेवल पे जाके काम करेंगे। बायोसेंसर्स वगैरह हम लोग बना सकते हैं, हमारे फूड के अंदर जो है कंटेमिनेशंस वगैरह को, या पानी के अंदर इवन पोल्यूटेंट्स वगैरह को मेजर करने के लिए हम लोग क्यू डॉट्स का यूज कर सकते हैं। बायोमेडिकल इमेजिंग वगैरह हम लोग यूज करते हैं, जैसे एमआरआई स्कैन होता है, सीटी स्कैन होता है। ठीक है, काफी सेंसिटिव से स्कैन होते हैं ये। तो ये यहाँ पे हम इसकी हेल्प हमें डेफिनेटली हो सकती है। उसके अलावा फोटोनिक्स कंप्यूटिंग वगैरह में इसका यूज तो डेफिनेटली होगा ही। हाई स्पीड कंप्यूटर वगैरह बनाने के लिए इसका यूज होगा, क्योंकि अभी आप इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जाके काम कर रहे हो। तो ये कुछ एग्जाम के लिए बस आपको इतना ही करना होता है, वो जो डिस्कवरी होती है उसके बेसिक से पॉइंट्स आपको याद करने होते हैं, किसके बारे में है वो। और उसकी एप्लीकेशन वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। एप्लीकेशन वाला पार्ट आपका मेंस में भी काफी काम आता है, यहाँ से भी सवाल आ सकते हैं। उसके अलावा एक जो स्लाइड है वो मैं आपको 2 दिन से दे ही रहा हूँ। ये बेसिक सी स्लाइड है सेल्फ स्टडी के लिए, जो कि नोबेल प्राइज वगैरह के बारे में है, तो इसको मैंने दोबारा फिर से ऐड कर दिया है। एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सी न्यूज आई है सिक्किम से।
जहाँ पे 7 लोगों की डेथ हो चुकी है। क्यों हुई है? क्योंकि वहां पे आया था एक फ्लड। ठीक है। ये फ्लड क्यों आया था? क्योंकि वहां पे ग्लेशियर लेक थी। उस ग्लेशियर लेक की वजह से वहां पे फ्लड आया है। अब आप सोच रहे होंगे सर ग्लेशियर लेक क्या होता है? ग्लेशियर तो आपको अच्छे से पता ही है क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारा माउंटेन है, ठीक है, ये स्लोप है, तो हमारे यहाँ पे होता है जी ग्लेशियर, इस तरह से। ठीक है। ग्लेशियर है क्या? ग्लेशियर एक बेसिकली एक रिवर होती है, आइस रिवर आप इसको कह सकते हो। ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे ही मिलेगी, है ना। नीचे तो दिल्ली में तो नहीं मिलने से रहा आपको। जैसे नंदा देवी हो गया, हमारा सियाचिन ग्लेशियर हो गया, ठीक है, बोलतारो हो गया, गिलगिट हो गया। तो बड़े बड़े ग्लेशियर आपको जो हाई ऑल्टीट्यूड पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो काफी कम रहता है। क्योंकि ये रिवर है, और क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी भी है, क्योंकि ये स्लोप के ऊपर है, तो इसकी वजह से धीरे धीरे मूव करता रहता है। ठीक है। कभी कभी नीचे मूव करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेविटी की वजह से। तो ये जब नीचे मूव करता है, अब जैसे जैसे नीचे आता है ग्लेशियर, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब मान लो यहाँ पे टेम्परेचर जो है -30 डिग्री है, यहाँ पे टेम्परेचर मान लो वो 1 डिग्री है। तो सीधी सी बात है, जब ये ग्लेशियर नीचे आएगा तो मेल्ट हो जाएगा। तो जब ये मेल्ट होगा तो यहाँ पे ये एक लेक बनाएगा। इसे आप ग्लेशियर लेक भी कह सकते हो। ठीक है। और जब ग्लेशियर अपने साथ साथ आता है, तो अपने साथ कुछ रॉक्स भी लेके आएगा, कुछ ग्रेवल्स भी लेके आएगा, है ना, कुछ सेडिमेंट्स तो लेके आएगा ना। और वो सेडिमेंट्स आपके यूजली यहाँ पे जमा हो जाते हैं। कुछ लेक्स के अंदर भी होते हैं, कुछ यहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो ये है ना, एक बैरियर सा बन जाता है, एक डैम सा बन जाता है। इसे मोरेन डैम कहते हैं। मोरेन का मतलब ये होता है जो बेसिकली जो ग्लेशियर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आता है, उसे मोरेन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे है ना वाटर ट्रैप हो गया, और ये डैम है। लेकिन ये डैम कोई ह्यूमन के द्वारा तो बनाया नहीं है। ये डैम तो भैया पत्थरों ने बनाया है ना। हम तो करते उसको अच्छे से कंस्ट्रक्शन करते। तो कई बार क्या होता है, किसी रीजन की वजह से मान लो यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आ गया, या कुछ और डिस्टरबेंस हो गई, या हो सकता है इसी ग्लेशियर का एक टुकड़ा टूट के इसके अंदर गिर गया। ये भी तो अनस्टेबल होता है ना। तो जिसकी वजह से ये डैम टूट जाता है। जब ये डैम टूटता है तो यहाँ से वाटर ओवरफ्लो हो जाता है, और उसी से हमारा क्या आता है, फ्लड आता है। तो ये एक तरीका है जिसकी वजह से इस ग्लेशियर लेक के अंदर फ्लड आ सकता है। इसे हम लोग ग्लोव भी कहते हैं। ठीक है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो फ्लड यहाँ पे आता है, ग्लोव, ये भी इसको कहते हैं। एक तो ये तरीका है। एक और तरीका होता है जो इसी से मिला जुलता होता है, उसे हम लोग कहते हैं कि जब ग्लेशियर रिट्रीट करता है। ठीक है। ग्लेशियर रिट्रीट का मतलब ग्लेशियर का वापस जाना। अब आप सोचो ग्लेशियर वापस कैसे जाएगा सर? ग्लेशियर तो फिर तो वो तो एंटी ग्रेविटी चला गया ना। ग्लेशियर एंटी ग्रेविटी थोड़ी ना जाएगा, ग्लेशियर तो हमेशा नीचे ही आएगा। ग्लेशियर रिट्रीट का मतलब ये नहीं होता है। ग्लेशियर रिट्रीट का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, तो नीचे की तरफ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ वाला पानी जो है वो पिघलने लगता है। ये वाला हिस्सा मेल्ट करने लगता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो गया ना। या फिर पहले तो आइस एज हुआ करता था, टेम्परेचर बहुत कम था। अब आइस एज के बाद धीरे धीरे हम लोग वार्म एज में आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो ग्लेशियर वापिस नहीं जा रहा है, लेकिन ग्लेशियर का नीचे वाला हिस्सा मेल्ट कर रहा है। अब मेल्ट करेगा तो ये पानी कहाँ जाएगा? तो सीधी सी बात है, फिर से यहाँ पे जाएगा ये। तो यहाँ पे हमारे पास एक लेक डेवलप हो गई। इसे भी हम लोग ग्लेशियर लेक ही कहते हैं। ठीक है। और हो सकता है कई बार, अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही एरिया में सिर्फ एक ही ग्लेशियर होता है, और भी ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर की ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं, जैसे हमारे पास रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी होती है। तो कई बार ये लेक किसी दूसरे छोटे ग्लेशियर के द्वारा भी ब्लॉक कर दी जाती है। ये ब्लॉक हो गया, यहाँ पे भी ग्लेशियर, यहाँ पे ग्लेशियर, बीच में आ गया लेक। ये भी एक आपकी ग्लेशियर लेक ही होती है। इसके अंदर कुछ सेडिमेंट्स भी होंगे, जिसे हम लोग मोरेन्स कहते हैं। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ये जो दूसरे वाली जो ग्लेशियर लेक है, ये भी आपकी मेल्ट हो सकती है। ये जब मेल्ट होती है, तो इस वाटर का जो बैरियर था, वो बैरियर तो टूट गया। बैरियर टूटने से फिर से ये यहाँ से ओवरफ्लो हो जाएगा, और नीचे वाले एरियाज में फ्लड आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके से आपका फ्लड आ सकता है इस ग्लेशियर लेक के आउटबर्स्ट होने की वजह से। और ये फ्लड आपने देखा लास्ट ईयर कहाँ पे आया था? जोशीमठ के अंदर आया था। जो नंदा देवी ग्लेशियर है हमारा, उसके अंदर फ्लड हुआ था। धौली गंगा के अंदर फ्लड आया था, राइट। वो सब हम लोगों ने पिछले साल किया था। तो बेसिक एक मेजर मैकेनिज्म यही होता है। हालांकि
देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, ये देखिए ग्लेशियर है ये, और ये ग्लेशियर लेक है। तो ये इसके मेल्ट होने से यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया होगा। ये मोरेन्स हैं, देखिए ये जो बैरियर की मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाला बैरियर है। लेकिन ये बहुत कोई स्ट्रोंग बैरियर नहीं होता है। यहाँ पे ये जो कोई स्ट्रोंग बैरियर नहीं है, तो अगर ये टूट गया तो ये वाटर यहाँ से ओवरफ्लो यहाँ पे हो जाता है, और नीचे की तरफ अगर कोई रिवर वगैरह जा रही है तो ये सारा पानी उसमें चला जाता है अचानक से, और नीचे वाले एरियाज में फ्लड आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने वही सेम मैकेनिज्म दिया। ये आपकी लेक यहाँ पे हो गई, ये एक लेक हो गई, यहाँ पे छोटी लेक हो गई, ये लेक हो गई। ये वाली लेक देखिए इस ग्लेशियर ने ब्लॉक किया हुआ है इस लेक को, है ना। तो थोड़ा सा आप इसको यहाँ से समझ सकते हो, हालांकि जो मैंने बनाया है वो, तो जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो सारी जो है इसी के अंदर एज इट इज दिया हुआ है। ठीक है। आइस डैम मैंने अभी आपको बताया था, जब वो लेक किसी ग्लेशियर के द्वारा ब्लॉक की जाती है। मोरेन डैम मैंने आपको बता ही दिया, वो जो सैंड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स होते हैं उनके द्वारा जो बैरियर क्रिएट किया जाता है, दैट इज मोरेन डैम। दोनों की वजह से जो है आपका वो फर्क पड़ सकता है। ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया इस तरह से किस तरह से काम, ये सारा मैंने आपको बता दिया, पढ़ोगे आपको वैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाउ कैन द ग्लोव रिस्क बी रिड्यूस्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे रिड्यूस्ड बड़ा वर्ड जो है वो लिख लेना आप लोग। ठीक है। क्या उपाय कर सकते हैं हम इसके लिए, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए वैसे तो ना उत्तराखंड में, हिमाचल में, स्पेशली उत्तराखंड के हायर रीचेज में बहुत सारी ग्लेशियर लेक्स हैं। और ग्लेशियर लेक को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है। जो ठीक है, जो बड़े वाले ग्लेशियर लेक है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन उन एरिया में छोटी 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 हजारों ग्लेशियर लेक्स हो सकती हैं। तो एक तो इनको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना बड़ा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। सैटेलाइट्स अगर यूज कर लो तब भी आप इनको नहीं बता सकते। देखिए आज कोई लेक स्टेबल है, आप ये थोड़ी ना बता सकते वो कल स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। पहली बात तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इतनी मैन पावर भी नहीं है कि हम वहां पे जाके फील्ड में जाके ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। इतना पैसा तो नहीं है ना हमारे पास। और पैसा भी अगर हो, कुछ चीजें इम्पॉसिबल होती ही है। आप ये नहीं बता सकते कि ये लेक कल को बस्ट होगा या नहीं होगा। अर्थक्वेक आ गया अचानक से, जो हो गया। ठीक है। एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूट के उसके अंदर गिर गया, बस्ट हो गया। तो एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो एनडीएम में ने गाइडलाइंस दी हैं, उनका ये कहना है कि पहले तो ऐसे तरह के जो रिस्क वाले एरियाज होते हैं आप इनको आइडेंटिफाई करिए। सबसे बड़ी बात तो यही होती है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने से पहले तो सबसे पहले ये जानना पड़ता है भाई इसका कारण क्या है। एरियाज को आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे रिस्की एरियाज के अंदर कंस्ट्रक्शन को बैन कर सकते हैं। ठीक है। हम वहां पे कोई डैम नहीं बनाएंगे, वहां पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स नहीं बनाएंगे भैया, होटल्स नहीं बनाएंगे। वो तो कम से कम आप कर ही सकते हो ना। हाँ, तो ये सबसे बड़ा इसके बचने का तरीका होता है। एक सिंथेटिक अपर्चर जो है रडार इमेजरी भी होती है, जो वाटर बॉडीज के अंदर अगर थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। जैसे मान लो कोई नया लेक बना, किसी लेक का पानी कम हो रहा है, बढ़ रहा है, खासकर मानसून वाले सीजन में, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन इससे एग्जैक्टली नहीं कह सकते। देखिए मान लो हो सकता है अब ये कोई प्रोसेस होती तो ये सडन है, लेकिन इसके पीछे का जो पूरा मैकेनिज्म होता है बहुत स्लो होता है। सालों साल लग जाते हैं एक ग्लेशियर लेक को बिल्डअप होने में। 50 साल, 100 साल, 150, 200 साल लग जाते हैं। तो इतने लंबे समय तक उसको लगातार ऑब्जर्व करना ये आसान तो काम हो नहीं है, ऑफ कोर्स, राइट। To manage lake structurally, the NDMA recommends reducing the volume of the water with methods such as the controlled breaching, pumping और siphoning out of the water। ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि ये जो लेक है अभी इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा हो गया है या रिस्क हो सकता है, तो वहां से थोड़ा बहुत हम लोग कंट्रोल्ड तरीके से पानी को रिमूव कर सकते हैं, पंपिंग वगैरह करके उसको वहां से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस जो है उन्होंने दिया है। बाकी उन्होंने बता दिया है भैया हैबिटेशन कंस्ट्रक्शन नहीं करना है ऐसे हाई रिस्क एरियाज के अंदर। उसके अलावा हमारी जो 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 हम लोग इवैक्यूएशन वगैरह करते हैं प्लान, वो तरीके से होना चाहिए, ताकि बाई चांस अचानक से ऐसा हो जाए तो कम से कम कुछ स्टेप्स तो हम लोग ले ही सकते हैं। एक छोटी सी न्यूज है, और ये जो आप लोग देख रहे हो इधर, इसे वाग नख कहते हैं, है ना। ये एक वेपन है बेसिकली, और ये वेपन किसी आम आदमी के द्वारा यूज नहीं किया गया था भैया। ये वेपन शिवाजी महाराज के द्वारा यूज किया गया था। इसे कहते हैं वाग नख। ये एक नकल डस्टर होता है, मेटल नेल्स इसके ऊपर लगी होती हैं, और ये जब अब पहना जाता है ना तो ऐसा लगता है भाई टाइगर के जो पंजे होते हैं ना, ये उसके बेसिस पे बना हुआ है। तो शिवाजी जी जो है इसको पहना करते थे। लेकिन अभी ये हमारे यहाँ पे है नहीं इंडिया में, ये ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा हुआ है। तो अभी ब्रिटेन के म्यूजियम के साथ जो है एमओयू साइन हुआ है, और ये वाघ नख इंडिया को वापस रिटर्न किया जाएगा। तो ये इस एग्जाम में सिर्फ आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि वाघ नख क्या है,
ठीक है, किसी से रिलेटेड है और किस पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, ऐसा सवाल प्रीलिम्स में कई बार आ जाता है। छोटी सी न्यूज होती है लेकिन बड़ी काम की न्यूज होती है। चलिए, मेजोरिटी वर्डिक्ट इन द जेएमएम ब्राइबरी केस वाज रॉन्ग, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। ये एक्चुअली मामला काफी पुराना है, ये 1998 का जो है वो मामला है। उसमें क्या हुआ था, उस केस में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने राज्यसभा के अंदर नहीं, लोकसभा के अंदर नरसिम्हा गवर्नमेंट के जब नॉन नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन चल रहा था, तो इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कांग्रेस से कुछ रिश्वत लिया था, और रिश्वत लेके पार्लियामेंट में इन्होंने वोटिंग किया था। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो नरसिम्हा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था, ये मामला उस समय उठा था। जब ये मामला उस समय कोर्ट में गया, तो 1998 के अंदर कोर्ट की एक बड़ी ही अजीबोगरीब सी रूलिंग आई। हालांकि इन्होंने खुलेआम पैसा लिया है, इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि हमने पैसा लिया है, लेकिन जब कोर्ट की रूलिंग आई तो कोर्ट ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया। कोर्ट ने यह कहा कि भाई साहब, इन्होंने पैसा लिया है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अगर कुछ भी होता है ना, कोई वोट होती है, कोई स्पीच होती है, उसके अंदर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आर्टिकल 105 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इम्यूनिटी देता है, उनको एक्सेप्शन प्रोवाइड करवाता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी होगा उसमें कोर्ट कुछ नहीं करेगा। उन्होंने पार्लियामेंट से बाहर रिश्वत ली है ना, पार्लियामेंट के अंदर थोड़ी ना ली है। उन्होंने बाहर रिश्वत लिया, वोटिंग तो अंदर दिया है, तो वोटिंग आप जिसको मर्जी करिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये ऐसा हमारा आर्टिकल 105 और 194 कहता है। तो कोर्ट ने बेसिकली इस आर्टिकल का यूज करके ये कहा कि इनके खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता है। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई भी एमएलए अगर अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट के अंदर कार्रवाई नहीं कर सकते हो। इसे कहते हैं इम्यूनिटी, जो कि 105 और आर्टिकल 194 करता है कवर हमारे पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके अलावा हालांकि जैसे हमारे पास अटॉर्नी जनरल होते हैं, उनको भी इम्यूनिटी मिली होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये दिया गया था। अब आपको सोच रहे होंगे, सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है, रिश्वत लिया आपने, वहां पे आप गए और आपने वहां पे वोटिंग किया रिश्वत लेके, तो आपके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली ये मामला 2012 में फिर से उठा। 1998 का जो केस था वो था शिबू सोरेन, ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर भी रहे शिबू सोरेन जी, अभी इनकी ही बहू है। ठीक है, तो ये उनके फादर इन लॉ हैं। 2012 में इनकी बहू के अगेंस्ट में फिर से केस आया, उन्होंने भी रिश्वत लेके जो है कुछ वोटिंग वोटिंग किया। ठीक है, तो बड़ा चक्कर चल रहा है भैया फैमिली में। अब ये जो प्रेजेंट मामला है वो बेसिकली इनकी बहू के अगेंस्ट में आया है। ठीक है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 1998 वाला वर्डिक्ट था, उसके अंदर कुछ झोल था, कुछ गड़बड़ थी, तो इसे एक 7 जजेस की हायर बेल्ट जो बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो इसको सुनेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है इसके पीछे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यही कहा कि साहब आपने रिश्वत लिया है ना, तो मतलब लिया है। वो रिश्वत लेके आपने पार्लियामेंट के अंदर जाके क्या किया, तो आप रिलायबल हो उसके लिए। द मोमेंट यू टेक मनी एज अ ब्राइब, तो आप करप्ट हो चुके हो। कोर्ट के अंदर आपको जो इम्यूनिटी मिलती है पार्लियामेंट के अंदर, वो नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी स्टैंड है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस चलने वाला है। और तो कोर्ट ने बेसिकली अभी चंद्रचूड़ जी ने 7 बेंचेस की जज यहाँ पे बना दिया है। चलिए जी, उसके अलावा थोड़ा बहुत मानसून के बारे में बात कर सकते हैं। द रोलर कोस्टर दैट वाज द 23 मानसून। रोलर कोस्टर तो आपने देखा ही होगा ना, रोलर कोस्टर कैसे चलता है, वो ऐसे चलता है रोलर कोस्टर। आप शायद कभी बैठे भी होंगे रोलर कोस्टर, मेले वेले में बचपन में गए होंगे। तो रोलर कोस्टर का मतलब ये होता है कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। और हमारे मॉनसून के अंदर कितने महीने होते हैं? मॉनसून के अंदर तो 4 महीने होते हैं, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, है ना। जून के अंदर क्या रहा रोलर कोस्टर, ये देखिए। पहले तो हमारे जो मॉनसून था वो डिले हो गया,
अब डाउन चले गए। अचानक से लेटर इन द जून मंथ, थोड़ा बाद में 15 जून के बाद में एकदम से आपका मॉनसून हाई हो गया। जुलाई में अगर आप देखें डिसेंट मॉनसून रहा। अगस्त की अगर आप बात करें, पिछले लगभग 100 ईयर्स में इस बार का जो अगस्त था वो ड्राईएस्ट अगस्त था। ठीक है, लेकिन फिर थोड़ा सा सितंबर के एंड में जाके हल्का सा रिकवरी हुआ है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कहाँ कहाँ रिकवरी हुआ, नहीं हुआ। अगर आप वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, गुजरात के बारे में बात करें, इस बार जो मॉनसून है वहां पे वो 42% सरप्लस रहा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अगर आप इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे मॉनसून -23%, -29% डेफिसिट रहा। इवन वेस्ट बंगाल में भी -22% डेफिसिट रहा। सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका और केरला में भी 34 और 23% माइनस रहा, डेफिसिट रहा है। बाकी का जो देश है यहाँ पे नॉर्मल रहा। ठीक है, कुछ जगह पे एक्सेस रहा, कुछ जगह पे डेफिसिट रहा, कुछ जगह पे नॉर्मल रहा। लेकिन ये जो नॉर्मल रहा है ना, ये नॉर्मल वाला नॉर्मल नहीं है। मतलब ये ओवरऑल जो रेनफॉल हुआ ना उसका नॉर्मल है, लेकिन ये रोलर कोस्टर राइड है। जून के एंड में ठीक ठाक बारिश हुई, जुलाई में डिसेंट बारिश हुई, अगस्त एकदम से डाउन डाउन चला गया, सितंबर में बाद में थोड़ी सी रिकवरी हुई है। इसलिए इसको रोलर कोस्टर यहाँ पे बोला गया है। तो एक एक चीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन की गई है। देखिए यहाँ पे लिखा है 1901 से लेके अब तक, मतलब देखिए 122 साल हो चुके हैं, सबसे ड्राईएस्ट अगस्त रहा है। हालांकि ओवरऑल नॉर्मल जो है मॉनसून हमारा रहा। ठीक है, आईएमडी का क्या कहना है? आईएमडी एट्रीब्यूट्स डेज विद द डेफिशिएंट रेनफॉल विद दिस सीजन टू द एल नीनो, कि भैया डेफिसिट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द एल नीनो। लेकिन बाद में रिकवरी क्यों हुई? बिकॉज द इंडियन ओशियन डाइपोल। तो यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एल नीनो और इंडियन ओशियन डाइपोल। मॉनसून के भी दो करेक्टर नजर आते हैं, मॉनसून सरप्लस भी है, कहीं पे मॉनसून डेफिसिट भी हुआ। जो सरप्लस हुआ वो हुआ पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से, जो डेफिसिट गया वो गया एल नीनो की वजह से। दोनों फैक्टर यहाँ पे हैं। अब आप समझ रहे होंगे सर एल नीनो क्या है, ओशन इंडियन ओशन डाइपोल क्या है। हालांकि हमारी ज्योग्राफी के स्टैंडर्ड जो हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं उसका पार्ट होता है, बट थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। जो एल नीनो होता है, एल नीनो का मतलब होता है कि जब हमारा ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशियन नॉर्मल के कंपैरिजन में थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ठीक है, एक लाइन का ही है बस ये वैसे तो, लेकिन बाद में हम लोग क्या करते हैं क्लासेस में तो बहुत सारे डायग्राम वगैरह बना देते हैं इसके लिए। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ईस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक ओशियन जब गर्म हो जाता है तो उसे हम लोग एल नीनो कहते हैं। दूसरी बात, जो इंडियन ओशन डाइपोल है वो हम लोग इंडियन ओशन से रिलेट करते हैं। जब हमारे इंडियन ओशन का वेस्टर्न हिस्सा गर्म हो जाता है और ईस्टर्न इंडियन ओशन ठंडा हो जाता है, इसे पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं, और ये हमारी मॉनसून को हेल्प करता है। वहीं जो एल नीनो है वो हमारी मॉनसून को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि एल नीनो के समय मॉनसून डेफिसिट रहता है, और इन पॉजिटिव इंडियन ओशन के डाइपोल के टाइम पे हमारा मॉनसून पॉजिटिव रहता है, मतलब पहले के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप इसका एग्जांपल देख सकते हो 1953 में, ये देखिए जो रेड लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है ये है हमारी एल नीनो वाली। 1953 में देयर वाज एल नीनो ईयर, उसके बावजूद भी हमारा मॉनसून जो है वो सरप्लस था, एल नीनो होते हुए भी सरप्लस था। है ना इंटरेस्टिंग चीज? 1958 में भी एल नीनो होते हुए भी हमारा जो मॉनसून है वो सरप्लस था। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एल नीनो सिर्फ एक फैक्टर नहीं है ना जो मॉनसून को इंपैक्ट कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर है। एल नीनो उनमें से एक फैक्टर है। एल नीनो इंपैक्ट करता है, उसके अलावा तिब्बत प्लेटू के ऊपर क्या सिचुएशन है वो उससे भी इंपैक्ट होता है। इंडियन ओशन के अंदर क्या चल रहा है उससे भी इंपैक्ट होता है। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं मॉनसून के टाइम पे। तो 1958 में आपने यहाँ पे देखा, इवन आप यहाँ पे भी देख सकते हो 1963 के अंदर एलिनो था, फिर भी हल्का सा मॉनसून सरप्लस था।
अब आप करेंगे सर इसका जो है ला नीना में क्या होता है। ला नीना मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे मॉनसून के लिए अच्छा होता है, लेकिन ऐसा जरूरी हमेशा तो नहीं होता, ये भी बड़ी बात है। अब यहाँ पे देखिए, ये ला नीना ईयर है, उसके बावजूद भी हमारी मॉनसून डेफिसिट है। तो ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि एल नीनो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है और ला नीना हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, तो एक जो हम लोग लॉन्ग जो है पीरियड एवरेज की बात करते हैं, देखिए मॉनसून की जो कैलकुलेशन की जाती है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज के हिसाब से की जाती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि 1970 से लेके 2020 तक ये 30 साल का पीरियड होता है जो मॉनसून का मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि वो सरप्लस है, डेफिसिट है, क्या है, नॉर्मल है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर बताया गया है। उसका जो लॉन्ग पीरियड के एवरेज की बात करते हैं, ला नीना देखिए इन्होंने बता ही दिया, ये जो है कूलिंग पीरियड होता है। एल नीनो जो है वो वार्मिंग पीरियड होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो देखिए साथ साथ ये भी लिखा है दैट नॉट ऑल एल नीनो ईयर्स रिजल्ट इन द डेफिशिएंट रेनफॉल, जो मैंने आपको बताया, एंड नॉट ऑल नॉन नीना ईयर्स रिजल्ट इन द इंक्रीज, है ना। सभी ला नीना ईयर अच्छे नहीं होते, सभी एल नीनो ईयर भी खराब नहीं होते हैं, जैसा कि उन्होंने यहाँ पे बता ही दिया है। तो यही बेसिकली इसके अंदर बताने की कोशिश की गई है। तो अभी मानसून का विड्रॉ वाला पीरियड चल रहा है, तो धीरे धीरे मानसून जो है वो इंडिया से वापिस जा रहा है, और दिसंबर के एंड तक जाते जाते वो पूरे इंडिया को छोड़ के भाग जाता है। तो हालांकि दिसंबर में तमिलनाडु के अंदर रेनफॉल होता है, वो इस मॉनसून से नहीं होता, वो रिटर्निंग मॉनसून से होता है बेसिकली, जिसे हम लोग विंटर मॉनसून भी कहते हैं। जब हवाएं यहाँ से चलना स्टार्ट होती हैं तो तमिलनाडु कोस्ट को जाके हिट करती हैं, या और यहाँ पे बारिश हो जाती है। ठीक है, तो अभी भैया मॉनसून को बोलते हैं बाय बाय। तो यही मॉनसून के बारे में थोड़ा सा इस आर्टिकल में बताया गया था, ज्योग्राफी वाले सेक्शन से इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है ये। लेकिन मॉनसून अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, मॉनसून के लिए कम से कम आपको 5-6 घंटे चाहिए होते हैं, 6 घंटे, तब जाके कहीं मॉनसून के बारे में डिटेल एक हमारे पास जो है वो नॉलेज आती है। तो थोड़ा एनसीईआरटी वगैरह पढ़ें, अपनी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देख सकते हो आप मॉनसून के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।